हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा मैं एक क्लास में ये बताऊंगी कि कल मैंने आपको क्या कराया था, कौन सी बुक में कराया था, कौन सा चैप्टर कराया था, और जो है आज मैं आपको ये बताऊंगी और आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। तो कल जो है मैंने आपको लेसन 6 वसंत में बुक कौन सी चल रही है आपकी, वसंत लेसन 6 पोयम है जो कि उसमें जो है लेसन रीड करा था, 2 ही पैरे थे और उसमें मैंने बेटा आपको ये भी बताया था किस तरीके से आप उसमें से क्वेश्चन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको जैसे पहले से ही बताती आ रही हूँ कि सबसे पहले जो है हम संकेत लिखते हैं कि कौन सा पैरा जो है कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है। तो सबसे पहले हम संकेत एक हेडिंग का नाम देंगे, संकेत जो मैंने आपको कल बताया था अच्छी तरीके से, सभी बच्चों ने वो नोट भी किया होगा। तो उसमें जो है संकेत में यानी कि पैरे के पहले 2 शब्द और अंतिम यानी कि शब्द, उस पैरे के अंतिम शब्द। तो संकेत से बेटा हमें ये मालूम हो जाता है कि ये पैरा कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है। उसके बाद जो है आपने एक बार प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि संदर्भ बताइए, इसको भी जो है मैं आज बताऊंगी आपको। तो प्रसंग सभी बच्चों को आता होगा। प्रसंग जो है जब लेसन स्टार्टिंग करते हैं तो एक बार ही लिखेंगे, बार बार प्रसंग हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार बार जो है हम क्या लिखते हैं, संकेत लिखते हैं। जो नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे तो उसका संकेत देंगे, ये पैरा पढ़ रहे हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे आप। तो सबसे पहले संकेत, प्रसंग और कई बार संदर्भ भी लिख लेते हैं। वैसे मैं नहीं लिखवाती, समझाती, कुछ बातें ओरल भी होनी चाहिए, सारे ही लिखित में होगी तो आप तो रटाफिकेशन वाले बच्चे हो जाओगे ना, तो कुछ मन पटल पर भी अंकित होनी चाहिए आपके। तो ये तो हुआ आपका पहले संकेत, सेकंड प्रसंग और फिर जो है उसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड करें। तो प्रसंग संकेत मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है आपको संकेत। फिर जो है प्रसंग आपने कैसे करना है, प्रसंग जो है आपने करना है प्रस्तुत पद। पद यानी कि कविता का जो पोयम होती है वो कविता होती है और उसकी यानी कि पंक्ति पद। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, NCERT की बुक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, क्योंकि भाग 1 भाग 2 जो है 6 7 में आप पढ़ चुके हो, यानी कि 8 क्लास में कौन सा भाग है, यानी कि भाग 3 में संकलित क्या बता रही हूँ, प्रसंग। फिर सुनिए एक बार, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक पाठ से लिया गया है, जो आपकी सामने बोर्ड पर भी है। ठीक है, भगवान के डाकिए नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। इसके रचयिता कौन है? सभी को पता है ना। इसकी रचयिता कौन है बेटा, बताइएगा आप। इसकी रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके साथ जो है आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे, जो मैंने पैरा पढ़ाया था। तो पैरा क्या था इसमें कि भगवान के डाकिए, भगवान के डाकिए सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, भगवान के डाकिए कौन होते हैं? आएगा ना मन में, जब हम लेसन 4 रीडिंग नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में यही आएगा कि भगवान के डाकिए कौन है। आएगा नहीं आएगा? तो भगवान के डाकिए कौन है? जो कि भगवान को एक देश से दूसरे महादेश की जो है संदेश देता है भगवान। तो भगवान के डाकिए वो होते हैं। तो कौन देता है एक देश से दूसरे महादेश की सूचना? तो इस प्रकार जो है भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल।
इसको कहा है भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को। पक्षी किस लिए है और बादल क्यों है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो है पक्षी जो है बेटा एक देश से दूसरे देश को उड़ जाते हैं, एक देश से जो है दूसरे देश को उड़ जाते हैं और वहाँ पर जो है उड़कर यानी कि अपने पंखों पर जो है हमारे देश की वायु और इसकी जो है खुशबू सुगंध, जिसको बोलते हैं खुशबू सुगंध, अपने पंखों पर तैराकर जो है वो दूसरे देश को दे देते हैं। यानी कि हमारी जो प्रकृति है उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता अपने पंखों पर तैराकर वो दूसरे देश को दे देते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार जो है कवि ने पक्षी को क्या कहा है, भगवान के डाकिए कहा है। अब आपके मन में ये भी तो आया होगा ना क्वेश्चन कि पक्षी कैसे भगवान के डाकिए हो सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या ले जाते हैं, यानी कि अपने पंखों पर जो है हमारी प्रकृति का सौरभ ले जाते हैं, इसकी सुगंध ले जाते हैं, इसकी जो है प्रकाश और जो है वायु के द्वारा जो है पंखों पर तैराकर वो एक दूसरे देश को दे देते हैं। यानी कि उसकी खुशबू हमारे देश की खुशबू यानी कि दूसरे देश को दे देती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा भारत देश है, पता है ना, तो उधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान से जो है हमारा बैर भाव है, समझ रहे ना ये सभी। तो पाकिस्तान का बैर भाव है, जो हमारे पक्षी होते हैं या बादल होते हैं बेटा, उनके मन में ऐसा कोई बैर भाव नहीं होता है। वे तो प्रकृति की देन है और भगवान के दिए हुए जो है। तो भगवान को किसी से बैर भाव होता है नहीं ना, वो सबके लिए समान है, चाहे अमीर है, गरीब है, धनवान है, राजा है, रंक है, सभी के लिए समान है ना हमारे प्रभु। तो ठीक उसी प्रकार जो है पक्षी जो होते हैं हमारे, उनके मन में भी कोई बैर भाव नहीं होते हैं। जो भारत का पक्षी होता है वो भारत की सुगंध को अपने पंखों पर सौरभ को जो है ले जाता है और यानी कि फिर पाकिस्तान में चला जाता है। आप उसको रोक दोगे, आपको पता लगेगा ये भारत का पक्षी है पाकिस्तान का नहीं ना। तो उनके लिए तो बेटा कोई मतभेद नहीं होता है, उनके लिए भारत भी ऐसा ही है और पाकिस्तान भी ऐसा ही। मैंने एक उदाहरण दिया है आपको समझाने के लिए कि वो एक देश से दूसरे देश में हमारा क्या ले जाते हैं, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य में सद्भाव, एकता, बैर भाव को जो है नहीं रखना चाहते, इसको बढ़ाना चाहते हैं सद्भाव को, और मनुष्य को एकाग्र एक जगह करना चाहते हैं। इनके अंदर कोई मतभेद जो है नहीं करना चाहते, वो एकाग्रता का पाठ पढ़ाते हैं हमें कि हमें जो है एकाग्र होकर रहना चाहिए। हमारा मन जो है, हमारे मन में जो है कोई किसी के प्रति जो है कोई आलोचना या बुराई नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सभी मानव एक जैसे हैं। तो ये किसके लिए कहा गया है, पक्षी के लिए। और बादल के लिए क्या है, बादल कैसे जाते हैं, बादल कैसे, पहले इसको देखिएगा समझिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बादल जो है कैसे जाते हैं। पहले इसको समझिएगा कि पक्षी जो है कैसे कैसे एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और वो जो है अपना क्या वहाँ पर देकर आते हैं और जो है वहाँ से क्या लेकर आते हैं। तो पक्षी जो है हमारे लिए कितने अच्छे हैं, वो हमें कितना अच्छा पाठ पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी बातें बताते हैं ना। तो इसमें जो है बेटा ये पक्षी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो जो है कितना प्यार भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। यानी कि दोनों ईश्वर का ही संदेश एक दूसरे देश को देते हैं। दोनों कौन, पक्षी और बादल। बादल भी जो है बेटा घूम घूम कर इधर उधर जाकर वर्षा करते हैं और ये दोनों ही ईश्वर का संदेश एक दूसरे को देते हैं। अब बादल कैसे बनते हैं ये क्वेश्चन आपके मन में होगा।
कि बादल कैसे बनते हैं, वो हमारा संदेश जो है दूसरे देश को कैसे दे सकते हैं। तो बादल जो है बेटा कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि जब वर्षा होती है तो हमारे गड्ढे और जो है पोखर तालाब भर जाते हैं पानी से। तो फिर सूरज निकलता है, सूरज की जो तेज किरणें होती हैं उनके द्वारा जो वाष्पीकरण द्वारा उसको पानी को सोख लेता है। सूर्य जो है अपनी तेज किरणों से अपनी जो है तेज किरणों से जो है वाष्पीकरण के द्वारा उसको पानी को सोख लेता है, तो तालाब सूखते चले जाते हैं, आपको भी पता है। अगर एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगी कि बादल कैसे बनते हैं। मान लिया आपने एक भगोने में गैस के ऊपर पानी रख दिया और उसको ढका नहीं और तेज गैस चला दिया आपने, तो आप यानी कि 5 या 10 मिनट बाद देखोगे तो वो पानी सूख जाएगा। अब वो पानी कहाँ चला जाएगा पता है आपको? वो जो है भाप के द्वारा उड़कर यानी कि उसको सूर्य की किरणें अपने आप सोख लेती है, जिसको हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं। ये जो है वाष्पीकरण आपने साइंस और जो है साइंस में पढ़ा होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पूछना मैम से, वाष्पीकरण क्या होता है आपको मैम बताएगी साइंस की टीचर। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो है पानी सूरज की किरणों से ऐसे सोख लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो पानी हमने भगोना भरकर जो गैस पर रखा था वो कहाँ चला गया, वो भाप के द्वारा जो है उड़ गया और उड़कर जो है वायु के द्वारा यानी कि बादल तैयार हो गए। समझ आया कैसे बादल बनते हैं? तो जब बादलों में पानी अधिक भर जाता है तो उसमें वेट हो जाता है, भारी हो जाते हैं, तो वो आपस में कई बार ऐसे टकरा भी जाते हैं। टकरा कर जैसे बादल वो वहीं पर जो है पानी गिरने लगता है, वहीं पर जो है वर्षा होने लगती है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जैसे हम यहाँ सोनीपत में रहते हैं, ठीक है, तो कई बार देखा होगा आप यानी कि न्यू जीवन नगर में रहते हैं, यहाँ पर खूब सारी बारिश हुई और बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर सूखा। आपने ये चीज़ देखी भी होगी, यानी कि जब वे बादल होते हैं तो आपस में ऐसे टकरा जाते हैं तो वहाँ से ही जो है बारिश होने लगती है। अब बादल तो इस तरीके से बनते हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि जो है वो एक देश का संदेश महादेश को कैसे दे सकते हैं, कि जो है वो एक देश का संदेश दूसरे महादेश को इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे एक देश का उठा हुआ बादल यानी कि भारत देश का, कहाँ का, यानी कि भारत देश का जो बादल है वो उठकर कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है हवा के द्वारा। हवा के द्वारा चला जाता है ना, तो वहाँ पर जाकर जो है वो बरसने लगता है, यानी कि हमारी मिट्टी की सौगंध, हमारी जो धरती माता की सुगंध है, क्योंकि सुगंध कैसे है, क्योंकि उसने तालाब से और गड्ढों से पानी जो सूर्य की किरणों के द्वारा सोखा गया, तो वो सुगंध हुई ना, हुई मिट्टी की सुगंध गई ना भारत की, तो वो मिट्टी की सुगंध जो है पाकिस्तान में जाकर बादल बरस जाता है। तो ये जो है बादल और पक्षी इस प्रकार जो है भगवान के डाकिए कहा गया है कि भारत का जो संदेश है वो जाकर वो दूसरे देश में दे देता है और वहाँ का संदेश जो है वो यहाँ पर ले आता है। तो इस संदेश को जो है मानव नहीं समझ पाते। बादल और पक्षी के संदेशों को कौन समझते हैं, पता है आपको कौन समझते हैं इनके संदेशों को? इनके संदेशों को जो है पेड़ पौधे, झरने, तालाब, नाले, तो इस तरीके से जो है ये इनके संदेशों को समझते हैं। जबकि मानव इतने चेतन होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी इनकी बातों को नहीं समझ पाता। किनकी बातों को? बादल और पक्षी की बातों।
तो इनकी बातें कौन समझता है? या तो भगवान समझता है या फिर पक्षी या बादल। ये दो ही इनकी बातों को समझते हैं। तो मानव जो है संवेदनशील व्यक्ति होता है। संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण भी जो है इनकी बातों को नहीं समझ सकते। इनकी बातें कौन समझते हैं? फिर मैं आपको बता रही हूँ। जबकि पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं मीन्स हवाएं, समुद्र, पर्वत, नदी, नाले आदि जो हैं इनके संदेश समझ लेते हैं। किनके संदेश? पशु यानी कि पक्षी और बादल के संदेश को जो है ये समझ लेते हैं, जबकि इनके संदेशों को मानव नहीं समझ पाता। तो ये आपको बताया मैंने। पृथ्वी के एक भाग के फूलों की सुगंध, जो पृथ्वी पर फूलों के पौधे लगे होते हैं या फूलों के फलों के पेड़ लगे होते हैं, तो उनकी सुगंध जो है पक्षियों के पंखों के द्वारा, किसके द्वारा? पक्षियों के पंखों के द्वारा जो है पृथ्वी के दूर दराज भागों तक चली जाती है। किसके द्वारा जाते हैं? यानी कि पक्षियों के पंखों पर जो सौरभ होता है, हमारी प्रकृति का खुशबू होती है, उनके पंखों पर जो है वो दूसरे देश तक पहुंच जाती है, यानी कि चली जाती है। जिससे यह संदेश मिलता है, जिससे क्या संदेश मिलता है हमें? बताओ क्या संदेश मिलता है? उससे जो है हमें ये संदेश मिलता है कि हमें जो है जीवन को जो है प्रेम पूर्वक और मुक्त भाव से जीना चाहिए। हमें जो है आपस में बैर भाव नहीं रखना चाहिए, जैसे पाकिस्तान और भारत का है बेटा। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि हमें जो है प्रेम भाव से, मन से, प्रेम पूर्वक मुक्त भाव से जो है हमें जीना चाहिए। हमें जो है एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए, और जो है एक दूसरे के प्रति जो है नफरत हमें रखनी भी नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति जो है नफरत भी नहीं रखनी चाहिए। हमें जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव की भावना होनी चाहिए। जब ये जो है एक देश उन्नत हो सकता है, उसकी तकनीकी बढ़ सकती है, उसके उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे आपस में संबंध अच्छे होंगे एक देश दूसरे देश के साथ, तो हमारा व्यापार, आयात निर्यात, एक जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो जो है हम आयात कर सकते हैं, और जो हमारे पास वस्तु है उसका जो है हम निर्यात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम आपसी संबंध के अच्छे संबंध होने के कारण जो है हम व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हैं। तो इससे अच्छे तो हमारे इंसान से अच्छे तो बादल और पक्षी हैं जो भगवान के हैं, और वो जो है हमें प्रेम पूर्वक मुक्त भाव से रहना सिखाते हैं, सद्भाव सिखाते हैं। तो वो संदेशात्मक जो है ये कविता है। कैसी कविता है ये? एक संदेशात्मक कविता है जो संदेश देती है, जो एक देश का संदेश दूसरे देश को पहुंचाती है। तो ये जो है ये कविता है। हमें जीवन को प्रेम पूर्वक मुक्त भाव से जीना चाहिए, ये भी हमें ज्ञान देती है, ये भी जो है हमें शिक्षा देती है। इसी प्रकार जो है एक देश का पानी भी भाप बादल बनकर दूसरे देश में बरस जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बादल कैसे बनते हैं, फिर वो क्या होता है जब वो बादल बन जाते हैं तो वो जो है दूसरे देश में जाके बरस जाते हैं। बरस जाते हैं नहीं बरस जाते हैं। तो इसमें जो है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही जो है इनकी चिट्ठियों को बाँचते मीन्स
पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं किनकी चिट्ठियों को? बादल और पक्षी की जो चिट्ठियाँ हैं वो कौन पढ़ते हैं? नदी नाले सरिताएँ आदि जो हैं इनको पढ़ते हैं। पढ़ना बताया है, बाँचना मीन्स पढ़ते हैं। और आँकना कि जो है हम तो केवल यह आँकते हैं। क्या आँकते हैं हम? आँकना यानी कि समझना कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। किसके द्वारा? पता है, बताया था ना अभी। जैसे सूरज जो है हमारे तालाबों से, हैं, हमारी धरती से पानी भरा हुआ होता है, वो वाष्पीकरण की किरणों के द्वारा सोख लेते हैं। तो हमारी धरती की सुगंध गई नहीं गई पानी में, तो वो पानी जो है जाकर वो एक दूसरे महादेश में बरस जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारा प्यार और जो है एक तरीके से बैर की भावना को मिटाने के लिए पक्षी और जो है बादल हमारे सहयोगी होते हैं। वो चाहते हैं हमेशा एक दूसरे से जो है प्यार रखे, बैर भाव की भावना जो है बिल्कुल भी न रखे। तो इस प्रकार जो है बेटा इसमें कवि ने जो है भाषा कैसे सरल और सहज स्पष्ट भाषा का जो है इसमें प्रयोग किया है। भाषा का कौन सी भाषा है इसमें? सहज सरल और मानविक भाषा है। तो शब्द योजना में जो है विषय के अनुकूल जो है सार्थकता है। इसमें जो शब्द लिए गए हैं वो विषय के अनुकूल लिए गए हैं, विषय के अनुसार लिए गए हैं। और जैसे इसमें ये आया था आपके पहले पैरे में पेड़ पौधे पानी पहाड़ पा पा पा, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार क्यों है मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी कि पेड़ पौधे पहाड़ पानी, मैं लिख देती हूँ। इसमें जो है पेड़ पौधे पहाड़ पानी, तो ये जो शब्द आए हैं आपके इस स्टोरी में, तो इसमें जो है आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अभी मैं बताऊंगी आपको इसकी डिटेल। अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? हमारे मन में ये क्वेश्चन भी उठता है नहीं उठता कि जो है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी जरूरी है। तो बेटा मैं बताऊंगी, जहां किसी वर्ण का जिन व्यंजन में जो है जिस पंक्ति में एक ही व्यंजन बार बार आए, प प प प, तो जो है ये व्यंजन जो है बार बार आवर्ती होने पर किसी व्यंजन की बार बार आवर्ती मतलब आना, समझ रहे हो ना? किसी व्यंजन की बार बार आवर्ती होना, यानी कि प जो व्यंजन है हमारा प तो इस व्यंजन की जो है बार बार आवर्ती है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की जो है वेरी इजी डेफिनेशन है, किसी व्यंजन की आवृत्ति जो है बार बार होना, क्योंकि यहाँ जो है बेटा प बार बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? बताया ना मैंने? तो कई बार क्या हो जाता है बेटा कि जो है पेड़ और पौधे आ गए, जैसे हमारा पेड़ और, तो और को हम मानते नहीं है क्योंकि ये हमारा योजक शब्द है, ठीक है? पौधे तो हम इसको नहीं मानेंगे, पे को मानेंगे क्योंकि ये तो योजक इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, योजक शब्द है, तो पे को मानेंगे, यानी कि यहाँ भी हम अनुप्रासी अलंकार मान लेंगे।
तो ये जो है इसमें पेड़ और पौधे पे की जो है आवर्ती यहाँ पर बार बार की है, इस प्रकार जो है यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जो है एक दो अलंकार आप समझोगे जानोगे तो आपको अलंकारों का भी अभ्यास हो जाएगा। एक और मैं जी अलंकार आपको बताती हूँ, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति यानी कि पुनरुक्ति यानी कि एक शब्द की दोबारा वृत्ति होना। जैसे आ गया कभी, कभी कई बार आता है, कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो एक ही शब्द दोबारा आ जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार में यह कह के आया है और जो है पुनरुक्ति, क्योंकि एक ही शब्द जो है बार बार आया है, कभी कभी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये पुनरुक्ति, ये दो अलंकार आज मैंने बताए हैं आपको, अनुप्रास अलंकार और जो है पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, तो इस लेसन में जो है दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का जो है इसमें माध्यमिक वर्णन किया गया है। तो आज जो है बेटा डेट कितनी है हमारी? 7 अगस्त, क्लास जो है 8th है और इसमें हमने लेसन 6 कराया है, बसंत में भगवान के डाक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने ये आपको दोबारा अच्छी तरह एक बार फिर इसका सार करा दिया है और आपने भी क्वेश्चन आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।